बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू सेकंड ईयर। मैं आप लोगों को सेकंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। बेसिकली सेकंड ईयर की केमिस्ट्री 2 पोर्शन में डिवाइड की गई है। जो इसका फर्स्ट पोर्शन है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और उसमें फर्स्ट 6 चैप्टर इंक्लूड हैं। जो इसका सेकंड पोर्शन है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और इसमें 7 to 16 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। बेटा हम जा रहे हैं वो है चैप्टर 7 जिसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक नॉलेज यूज़ होगा उसके मुतालिक ये चैप्टर बताएगा। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब से लेकर ऑनवर्ड जितने भी हमने चैप्टर पढ़ने हैं उसमें जो बेसिक नॉलेज यूज़ होगा वो इसी चैप्टर से रिलेट कर रहा होगा। आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 200 साल पहले साइंटिस्ट ने अर्थ पे जितने भी कंपाउंड थे उनको क्लासिफाई करने के बारे में सोचा। अब बेटा क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हमारी फिजिकल क्लास की बात करती हूँ जो कि फर्स्ट ईयर में होती रही है और मैं आप लोगों को क्लासीफाई करने के बारे में सोचूं तो बेटा मेरे पास डिफरेंट बेसिस होंगी जिनकी बेस पे मैं आप लोगों को क्लासीफाई कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को आपके मार्क्स की बेस पे क्लासीफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 750 तक हैं वो एक ग्रुप ए बना लें। ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 850 तक हैं वो एक ग्रुप बी बना लें। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 950 या 950 से अबव हैं वो एक ग्रुप सी बना लें, ठीक है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। बेटा ओरिजिन का मतलब ये है कि कंपाउंड को हम कहाँ से हासिल करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनको हम लिविंग थिंग से हासिल करते थे और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनको हम नॉन लिविंग थिंग से हासिल करते थे। ऐसे कंपाउंड जिनको लिविंग थिंग से हासिल किया जाता था उनको उन्होंने नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ऐसे कंपाउंड जिनको नॉन लिविंग थिंग से हासिल किया जाता था उनको उन्होंने नाम दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? मिनरल्स, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने कंपाउंड को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऐसे कंपाउंड जिनको लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जा सकता था उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा और ऐसे कंपाउंड जिनको नॉन लिविंग थिंग से हासिल किया जाता था उनको उन्होंने क्या कहा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इसी नॉलेज को बेस बनाते हुए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। बेटा इस थ्योरी के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी, नाम देखें, वाइटल मीन अहम, फोर्स मीन फोर्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेसिफिक फोर्स होती है जो सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल की जा सकती है, उनके ख्याल में ये था। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है जिसको हम नॉन लिविंग थिंग से ही सिर्फ हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसका थर्ड पॉइंट ये था बेटा, जो कि आप लोग को डायग्राम भी शायद शो कर दे, कि अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करें या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग थिंग से हासिल नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली सिंथेसाइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और थर्ड पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। आपकी मर्जी है। 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। उसने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया अपने लैब वर्क के थ्रू। बेटा इसका लैब वर्क क्या था? इसका लैब वर्क ये था कि इसने अमोनियम सायानेट को यूज़ किया जो कि वेल नोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको यूज़ करते हुए इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया जिसका नाम था यूरिया।
अब आप लोगों को पता है यूरिया हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है, हम यूरिया टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिया एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होता है। चैप्टर 15 में यूरिया के मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग उधर पढ़ेंगे जहाँ पे ये एज अ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि फ्रेडरिक वोहलर का वर्क किया था, इसने अमोनियम सायानेट यूज़ किया जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इससे इसने प्रीपेयर किया यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा ये मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूरिया का और ये अमोनियम सायानेट का, आप लोगों ने जस्ट इसको एक दफ़ा देखना है, इसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आप लोग को याद हो जाएंगे, ठीक है, वक्त के साथ साथ। ये N है नाइट्रोजन, इधर कार्बन होती है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से ये यूरिया है, NH2 ये कार्बन है, और इस साइड कार्बन के दोनों साइड पे NH2 लगा हुआ है, और फिर एक साइड पे इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके काम को बेस बनाते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंपाउंड्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, और उनकी प्रिपरेशन के बाद उनकी एनालिसिस करना शुरू कर दी। बेटा आप लोगों को पता है एनालिसिस दो तरह से हम करते हैं, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया और उनको एनालाइज किया। एनालिसिस के रिजल्ट जो उनके सामने है आए वो ये थे। बेटा उन्होंने देखा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है, और तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट्स हैं सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये रिप्लेसेबल होते हैं। रिप्लेसेबल का मतलब है कभी सल्फर होगा, कभी ऑक्सीजन होगा, कभी नाइट्रोजन होगा, कभी इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, या इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा या नहीं भी हो सकता। बेटा आप लोगों ने मैट्रिक में 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा था होमोलोगस सीरीज़, तो उन्होंने उसमें आप लोगों ने कंपाउंड्स पढ़े थे CH3 इथेन, CH2 इथीन, ठीक है। अब देखें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही थे, लेकिन इनमें इन कंपाउंड में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट कर रही हैं। बेटा फोर्सेस से मुराद क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप लोगों ने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट होते हैं। बेटा आप लोगों ने देखा था कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के साथ जाके अटैच होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी कम है और हाइड्रोजन की भी कम है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम ही होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड की नेचर है, जो फोर्स की नेचर है वो कोवलेंट फोर्स होती है, कोवलेंट फोर्स होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता जुलता है, ठीक है। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 से ज़्यादा हो, ऐसे ही है, और जब 1.7 से कम हो। तो बेटा इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम होता है। यही रीज़न है कि इनके अंदर जो नेचर ऑफ फोर्सेस हैं वो कोवलेंट फोर्सेस हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये सारा काम जो इन्होंने किया इसको बेस बनाते हुए उन्होंने सोचा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन करना चाहिए, ठीक है। रीडिफाइन का मतलब उसकी डेफिनेशन दोबारा से बनानी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनाई